we want to do is run. फिल्म को स्टार्ट करने से पहले मैं फिल्म के कैरेक्टर्स का इंट्रो देना चाहता हूँ। इस फिल्म के लीड कैरेक्टर का नाम है जैक। जैक एक इटालियन माफिया है और वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। एमिली एक होटल मैनेजर है। मारियो अंकल जैक के खासम खास आदमी हैं। हेनरी जैक का राइट हैंड है। ओल्गा एमिली की बेस्ट फ्रेंड है। मार्टिन एमिली का बॉयफ्रेंड है। फिल्म की स्टार्टिंग में हम लोग जैक के फादर को देखते हैं जो दो लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे। वे दो लोग जैक के फादर को ऑफर देते हैं कि आप हमारे साथ काम कीजिए और हम लोग साथ में मिलकर पूरे इटली पर राज करेंगे। लेकिन जैक के फादर इस ऑफर के लिए मना कर देते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हम लोग जैक को देखते हैं जो अपने टेलीस्कोप की मदद से एक लड़की को देख रहा था। फिर जैक के फादर जैक के पास आते हैं और यहाँ पर ये दोनों आपस में कुछ बातचीत करने लगते हैं और इतनी ही देर में उन दोनों के ऊपर कुछ लोग बंदूक से फायरिंग कर देते हैं और ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर कहानी 5 साल बाद शिफ्ट होती है अमेरिका में। हम लोग जैक को देखते हैं जो अपने फादर के बाद दूसरा बॉस है। जैक अपने अकाउंटेंट्स के साथ मीटिंग कर रहा था। उसके अकाउंटेंट्स उसे बताते हैं कि उसके फादर ने उसके लिए प्रॉपर्टी में सिर्फ 12% का शेयर छोड़ा है। जैक के अकाउंटेंट्स उसे बताते हैं कि उसे अपनी प्रॉपर्टी में से 12% के शेयर के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन फिर जैक अपने अकाउंटेंट्स को एक एक फाइल देता है। उस फाइल के अंदर उसके अकाउंटेंट्स का काला चिट्ठा मौजूद होता है। जैक यहाँ पर अपने अकाउंटेंट से कहता है अगर मैंने ये सारी फाइल्स मीडिया में दे दी तो तुम पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाओगे, तुम्हारी कंपनियां बिक जाएंगी और तुम्हारे शेयर होल्डर्स को भी कोई नहीं खरीदेगा और इस तरीके से तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हें मुझे मेरे सारे पैसे और मेरी सारी प्रॉपर्टी को सूद समेत वापस करना होगा। अकाउंटेंट्स डर की वजह से जैक की बातों को मान जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हम लोग एमिली को देखते हैं। एमिली वही लड़की होती है जिसे जैक ने 5 साल पहले देखा था। एमिली अपने ऑफिस से घर वापस जा रही होती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसे अपना बॉयफ्रेंड मार्टिन मिलता है। मार्टिन एमिली को बताता है कि उसे अपने ऑफिस के काम से कल सुबह इटली जाना है। जो मार्टिन होता है वो एमिली से कहता है कि 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है और हम तुम्हारा जन्मदिन इटली में ही सेलिब्रेट करेंगे। फिर हम लोग जैक को देखते हैं जो अपनी कंट्री इटली वापस जा रहा था। जैक अपने प्राइवेट प्लेन में होता है और उसके साथ मारियो अंकल भी होते हैं। मारियो अंकल जैक को बताते हैं कि हमारे कोकेन के ट्रक पर किसी ने रेड मार दी है और इसकी वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया है। जैक को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर जैक अपने प्राइवेट प्लेन की एयर होस्टेस के साथ अपने प्लेन के अंदर ही इंटीमेट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एमिली को देखते हैं जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से अपने आप को सेटिस्फाई करती है। फिर आगे कहानी में जैक का प्लेन इटली एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है और वहीं दूसरी तरफ एमिली भी अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के साथ और अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी एयरपोर्ट पर चेकआउट करती है। फिर शाम के टाइम एमिली अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रही थी। फिर एमिली को वॉशरूम आता है और वो वॉशरूम करने के लिए जाती है और रास्ते में ही एमिली जैक से टकरा जाती है। जैक एमिली से कहता है आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल, मतलब तुम खो गई हो प्यारी लड़की। एमिली जैक को कोई भी रिप्लाई नहीं देती और वहां से चली जाती है। फिर अगली सुबह एमिली का अपने बॉयफ्रेंड मार्टिन के साथ झगड़ा हो जाता है। जो एमिली होती है वो मार्टिन को पूल के अंदर धक्का दे देती है और वहां से चली जाती है। फिर शाम के टाइम एमिली इटली में घूमने चली जाती है और रास्ते में ही उसका किडनैप हो जाता है। फिर आगे जब एमिली को होश आता है
है तो वो अपने आप को एक रूम के अंदर पाती है। उस रूम के अंदर एमिली की एक बहुत बड़ी पिक्चर लगी हुई थी। फिर वहाँ पर जैक आता है और फिर एमिली जैक को देखकर बेहोश हो जाती है। फिर एमिली को दोबारा होश आता है और जब उसे होश आता है तो एमिली जैक से पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे तुम यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। जैक बताता है कि मेरा नाम जैक डोजेल है और मैंने तुम्हें 5 साल पहले देखा था। तुम एक बीच पर थी और फिर तभी मेरे फादर को गोली लगी और उनकी डेथ हो गई और उनके बाद मैं नया बॉस हूँ। उसके 5 साल बाद जब आज मैं वापस इटली आया तो मैंने तुम्हें एयरपोर्ट पर देखा। मैं तुम्हें पिछले 5 साल से ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो एमिली है वो कहती है कि मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ जिससे तुम ऐसे ही प्यार कर बैठोगे और मुझे यहाँ पर पकड़कर ले आओगे। मेरी फैमिली है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे फ्रेंड्स हैं। लेकिन फिर जैक एमिली को उसके बॉयफ्रेंड मार्टिन की कुछ इमेजेस दिखाता है जिसमें एमिली को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड मार्टिन उसके साथ चीट कर रहा था। जो जैक होता है वो एमिली से कहता है कि मैंने तुम्हारा सारा सामान मंगवा लिया है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड मार्टिन को बता दिया है कि तुम अपने घर वापस जा रही हो। जो जैक होता है वो एमिली से कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें 365 डेज यानी कि 1 साल का समय देता हूँ तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए। अगर इस 1 साल के अंदर तुम्हें मेरे से प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और जैक यहाँ पर ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें नहीं छूऊंगा। फिर जैक के पास मारियो अंकल आते हैं और जैक और मारियो अंकल आपस में कुछ बातचीत करने लगते हैं। फिर जैक एक बंदूक लेकर एक गुफा के अंदर जाता है। उस गुफा के अंदर उस आदमी को बांध कर रखा हुआ था जिसे हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। फिर वहीं दूसरी तरफ एमिली वहां से भागने की कोशिश करती है और जो जैक होता है वो उस आदमी को गुफा में से निकालकर शूट कर देता है और जो एमिली होती है वो जैक को ये सब करते हुए देख लेती है और एमिली ये सब देखकर बेहोश हो जाती है। फिर अगली सुबह जब एमिली को होश आता है तो जैक एमिली से कहता है तुम्हें वो सब नहीं देखना चाहिए था जो तुमने कल रात देखा। एमिली जैक से कहती है कि मुझे मेरा फोन और लैपटॉप चाहिए। जैक कहता है कि जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हारा लैपटॉप और फोन दे दूंगा। जैक एमिली से कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, नाश्ता कर लो, हम दोनों को बाहर घूमने के लिए जाना है। जैक और एमिली बाहर घूमने जाते हैं और एमिली काफी सारे कपड़े खरीदती है और काफी सारी शॉपिंग करती है। जैक के बॉडीगार्ड्स उन सारे शॉपिंग बैग्स को उठाते हैं। फिर एमिली मौका देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है और 2 पुलिस वालों से हेल्प मांगती है, लेकिन इन सब का कोई भी फायदा नहीं होता। फिर जैक एमिली से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। एमिली जैक से कहती है जो तुमने मेरे से कहा था कि तुम मुझे मेरी मर्जी के बगैर नहीं छुओगे, क्या ये बात सच थी? जैक कहता है कि हाँ ये बात सच है। फिर एमिली जैक से कहती है मुझे आज के डिनर में इटालियन फिश खानी है और मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल डिनर करूंगी। फिर रात के डिनर में एमिली को इटालियन फिश मिल जाती है। एमिली जैक से पूछती है कि तुम काम क्या करते हो? जैक बताता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स हैं। तुम मेरे बारे में जितना कम जानोगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। फिर रात के टाइम जब एमिली अपने रूम में जाती है तो उसे अपना लैपटॉप और फ़ोन मिल जाता है। फिर एमिली अपनी मदर को कॉल करती है और कहती है कि मुझे एक बहुत बड़े होटल के अंदर नौकरी मिल गई है और उन होटल वालों ने मेरे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया है और ये लोग मुझे अच्छी खासी सैलरी भी दे रहे हैं। फिर अगली सुबह जब जैक नहा रहा होता है तो एमिली जैक के पास आती है और जैक को फिजिकली परेशान करती है, लेकिन जैक इन सब पर ध्यान नहीं देता। फिर आगे कहानी में जैक और एमिली एक बिजनेसमैन के यहाँ जाते हैं। जब जैक और वो बिजनेसमैन आपस में बातचीत कर रहे थे तो एमिली जैक और उस बिजनेसमैन के सामने आकर बेहुदा तरीके से आइसक्रीम खाने लगती है। जैक को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है
फिर आगे कहानी में जैक एमिली के रूम में जाता है और फिर जैक एमिली से उसकी बेहुदा हरकतों का बदला लेता है और उसे फिजिकली परेशान करता है। फिर आगे कहानी में एमिली एक शॉर्ट ड्रेस पहनती है और जैक के राइट हैंड हेनरी से कहती है कि तुम मेरे साथ क्लब में चलो। हेनरी एमिली की बात को नहीं मानता, लेकिन एमिली हेनरी के साथ जबरदस्ती करती है और फिर वे दोनों क्लब में जाते हैं। इसी क्लब में जैक की मीटिंग होती है। जब जैक मीटिंग कर रहा था तो उस मीटिंग का एक मेंबर एमिली को फिजिकली परेशान करने लगता है। जैक को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जैक उस आदमी को गन पॉइंट पे ले लेता है और उसके दोनों हाथों पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से जैक की मीटिंग खराब हो जाती है। फिर अगली सुबह जैक एक बोट पर होता है। जैक के साथ मारियो अंकल भी होते हैं और मारियो अंकल जैक को बताते हैं कि कल क्लब वाली फाइट की वजह से हम लोगों ने दो फैमिलीज के बीच में जंग शुरू कर दी है। वे लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एमिली को उन लोगों के हवाले कर दें। जैक ये वाली बात सुनकर मारियो अंकल पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और ये सारी बातें एमिली सुन लेती है। जो जैक होता है वो एमिली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि उसकी वजह से कल वाली मीटिंग खराब हो गई और उसी की वजह से ये जंग शुरू हुई है। जो एमिली होती है वो जैक को खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। एमिली वहाँ से जाने लगती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो बोट से पानी में गिर जाती है। फिर जो जैक होता है वो भी एमिली को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और फिर वे दोनों जब बोट पर वापस आते हैं तो वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और ये सिलसिला तकरीबन 4 से 5 घंटे तक चलता है, यानी कि वे दोनों 4 से 5 घंटे तक फिजिकल होते हैं। फिर आगे कहानी में इंटीमेट हो जाने के बाद जैक और एमिली एक पार्टी में जाते हैं। उस पार्टी में जैक और एमिली साथ में डांस करते हैं। उसी पार्टी में जैक और एमिली को एक लड़की मिलती है जिसका नाम एना होता है। एना जैक से कहती है तो तुमने इसे ढूंढ ही लिया, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये लड़की असलियत में है। जो एना होती है वो जैक के कान में कहकर जाती है कि मैं इसे मार डालूंगी। एमिली को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और फिर एमिली जैक से पूछती है कि ये लड़की कौन थी। जैक बताता है कि इस लड़की का नाम एना है और ये मेरा पहला और सच्चा प्यार थी। मैंने तुम्हारी पेंटिंग 5 सालों से अपने रूम में लगाई हुई है। मैं तुम्हें पिछले 5 साल से ढूंढ रहा था और इस बात का पता जब एना को चला तो एना को विश्वास नहीं हुआ था कि तुम रियलिटी में एग्जिस्ट भी करती हो। लेकिन जब आज उसने तुम्हें देखा तो तुम्हें देखकर वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई। वो मेरे कान में कहकर गई है कि वो तुम्हें मार डालेगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मेरा सच्चा प्यार हो और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जो एमिली होती है वो जैक की इन सारी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर जैक और एमिली होटल में जाते हैं और फिर से वे दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन हेनरी और एमिली पोलैंड जाने के लिए रवाना होते हैं। जो हेनरी होता है वो एमिली से कहता है कि तुम्हें एना की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अब तुम्हें कुछ नहीं कहेगी और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा पाएगी। फिर हेनरी को एक कॉल आता है और हेनरी एमिली से कहता है कि तुम मेरा पोलैंड में इंतज़ार करना, मुझे वापस जाना होगा, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है। फिर हेनरी एमिली को गाड़ी में छोड़कर वापस जाता है। जो एमिली होती है वो पोलैंड पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर अपनी एक फ्रेंड से मिलती है। वो अपनी फ्रेंड को सारी कहानी समझाती है, कैसे उसका किडनैप हुआ और कैसे वो और जैक मिले। जो उसकी फ्रेंड होती है वो उसे सैलून में ले जाकर एक नया लुक देती है और फिर वे दोनों क्लब में जाकर मज़े करते हैं। उसी क्लब के अंदर एमिली को मार्टिन मिलता है। जो मार्टिन होता है वो एमिली को समझाता है कि वो उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, वो उससे प्यार करता है। लेकिन एमिली मार्टिन की बात नहीं सुनती और मार्टिन एमिली को समझाते समझाते उसके रूम तक आ जाता है। लेकिन फिर तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और जैक मार्टिन से कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर मार्टिन वहाँ से चला जाता है और फिर
फिर जैक और एमिली फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद एमिली जैक से कहती है कि मुझे 365 डेज नहीं चाहिए, मुझे 1 साल का टाइम नहीं चाहिए तुमसे प्यार करने के लिए, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जैक ये वाली बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर जैक और एमिली अब एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर आगे कहानी में एमिली जैक को अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। एमिली अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं जैक से प्यार करती हूँ और हम दोनों शादी करने वाले हैं। फिर आगे कहानी में एमिली और जैक इटली वापस आ जाते हैं। जो जैक होता है वो एमिली से कहता है कि मारियो अंकल तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। जैक एमिली से कहता है कि पोलैंड से तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को मैं शादी में नहीं बुला सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे काम के बारे में पता चले। एमिली कहती है कि मैं कम से कम अपनी बेस्ट फ्रेंड ओल्गा को तो शादी में बुला सकती हूँ। जो जैक होता है वो एमिली को ओल्गा को बुलाने की परमिशन दे देता है। फिर आगे कहानी में एमिली की बेस्ट फ्रेंड ओल्गा इटली एयरपोर्ट पर चेकआउट करती है और एमिली और हेनरी ओल्गा को लेने के लिए जाते हैं। रास्ते में एमिली और ओल्गा साथ में कुछ बातचीत करते हैं। ओल्गा एमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि जैक ने उसके पेरेंट्स को शादी में बुलवाने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन फिर एमिली दी है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और फिर यहाँ पर एमिली ओल्गा को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये वाली बात सुनकर ओल्गा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर एमिली, ओल्गा और हेनरी एमिली के लिए वेडिंग ड्रेस लेने के लिए जाते हैं। वे तीनों वेडिंग ड्रेस को खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद वे तीनों घर वापस जा रहे होते हैं। उस टाइम एमिली गाड़ी में बैठकर जैक से फोन पर बात कर रही थी। फिर हम लोग मारियो अंकल को देखते हैं जिनके पास एक कॉल आता है। उस कॉल से मारियो अंकल को पता चलता है कि एमिली की जान को खतरा है। फिर हम लोग एमिली की गाड़ी को देखते हैं जो एक टनल के अंदर एंटर करती है। जो जैक होता है वो एमिली से फ़ोन पर बात कर रहा था, लेकिन एमिली का फ़ोन अचानक से कट जाता है। फिर जैक के पास मारियो अंकल आते हैं और वो उसे बताते हैं कि एमिली की जान को खतरा है। फिर जैक यहाँ पर उस सीन को याद करने लगता है जब जैक ने एमिली को पहली बार देखा था। जैक यहाँ पर पूरी तरीके से टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उस टनल को देखते हैं जिस टनल में एमिली की गाड़ी गई थी। उस टनल के दूसरी तरफ पुलिस खड़ी हुई होती है और यहीं पर ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है।